है। ठीक है, चलिए जी आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कवर करना है इस वीडियो के अंदर, और चैप्टर नंबर 6 और 7 बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10 वो सारा है आपका परफॉर्मेंस का पार्ट। तो इसेंशियल एलिमेंट हम कल वाले सेशंस में ख़त्म कर चुके थे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में। फिर हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस वाला फेज़, और परफॉर्मेंस फेज़ में 8, 9 और 10 देख लिया। अब आज 6, 7 देखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 6 कहता क्या है? चैप्टर नंबर 6 रिलेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 1 से। बेसिकली अगर इसको एक ही भी चैप्टर कंसिडर कर लेते तो वो भी सही था, लेकिन आई के अपने वैसे इसको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 के नाम से अलग अलग कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले आपसे बात की जाती है परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना। ठीक है, यानी कि अगर बाबर आजम को ओडीआई मैच में खिलाया जा रहा है तो बाबर आजम का काम क्या है? हाँ, बाबर आजम का काम क्या है? बोलो, परफॉर्म करना। ठीक है, आउट होना नहीं है, परफॉर्म करना है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीसीबी से कि वो पीसीबी के लिए खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, उसके हिसाब से जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो देगा। तो वो अगर अपनी आके बैटिंग करेगा और मैच खेल लेगा, इसका मतलब वो क्या है? उसने परफॉर्मेंस दे दी, उसने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। पीसीबी ने वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें एक मैच के एवज इतने इतने लाख रुपए फीस दूंगा, तो पीसीबी ने अपना वादा मैच फीस का देने का पूरा कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि जैसे मैं कल तक ये वाली घड़ी बेच रहा था, आज वो उसी मिसाल को कंटिन्यू करता हूँ। मैं हाफिज़ अमान को कहता हूँ कि क्या तुम मुझसे अलफजर की घड़ी खरीदोगे? हाफिज़ अमान कहता है हाँ। अब ये तो हो गया क्या? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए कि मैंने घड़ी भी सर्टेन डेफिनेट है, टाइम भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ है और सब कुछ सर्टेन है। तो एसेंशियल्स वाली चीज़ें तो कवर हो गई। अब बात आ रही है परफॉर्मेंस करने की। अच्छा, जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हाफिज़ अमान को मैं कहता हूँ ठीक है मेरे घर पे आना और मुझसे घड़ी ले जाना। तो हाफिज़ अमान का आकर पैसे देना और मेरा घड़ी इसको देना, ये क्या है? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहा है। अच्छा, कह रहे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस मीन्स फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने दोनों बंदों ने अपना अपना वादा पूरा कर दिया। अच्छा, कह रहे हैं परफॉर्मेंस की कुछ सूरतें होती हैं, परफॉर्मेंस की कुछ किस्में होती हैं। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस ये होती है कि मैं आया, इसने मुझसे घड़ी ली और मैंने इसको पैसे दे दिए, या जो भी है, इसने मुझसे घड़ी ली और इसने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? बोलो, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये है कि मैंने इसको कहा कि मेरे घर पे आके मुझसे घड़ी ले जाना। इसने कॉल की, हुदैत भाई घर पे हो? मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं यार मैं घर पे नहीं हूँ। यार आपने कहा था 9 बजे घर पे आ जाना, मैं तो बस आ रहा हूँ। नहीं नहीं यार मैं नहीं हूँ, अभी नहीं, अभी बाद में आना। तो इसने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा कर दिया, इसने परफॉर्मेंस की अटेम्प्ट ली लेकिन मैंने डिनाई कर दिया, तो ये कहलाती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आओ यहाँ पढ़ो, यहाँ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन परफॉर्म्ड व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। या तो वो परफॉर्म कर लें या तो वो ऑफर टू परफॉर्म कर लें अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो परफॉर्म करें, और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस एक्सक्यूज बाय पार्टी और एनी अदर लॉ। हो सकता है गवर्नमेंट ने उस ऑब्जेक्ट को बैन कर दिया हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज अंडर द लॉ हो जाएगी। डन। चलो, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस की मिसाल आ रही है, आप ये पढ़ सकते हो। और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहता है कि व्हेन द प्रोमिसर हैज़ मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको प्रोमिसर ने एक्सेप्ट कर लिया मनोमन, तो ये क्या हो जाएगी मेरी? बोलो भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी। डन। अब आ जाओ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पे। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है कि हाफिज़ अमान ने मुझे कॉल की, हुदैत भाई मैं आ रहा हूँ घड़ी लेने के लिए, और मैंने मना कर दिया कि यार मैं घर पे नहीं हूँ, अभी नहीं आऊँ, कल परसों आ जाओ, अभी टाइम नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है। तो ये क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। प्रोमिसर ने ऑफर की टू परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ऑल्सो नोन एज टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको याद कर लो कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो, टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ लो। वो कह रहा है अहमद एक फूड सप्लायर था, डिलीवर करने आ रहा था कैटरिंग ऑर्डर एज पर हिज अग्रीमेंट विद अ रेस्टोरेंट। हाउएवर ड्यू टू सडन चेंज इन इवेंट प्लान्स द रेस्टोरेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इवन दो अहमद फुलफिल्ड सेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने क्यों कहा था कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं, टेंडर भी कहते हैं, ये सारे नाम इसको क्यों दिए थे? क्योंकि वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। हो सकता है वो ये ना पूछे कि एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होते हैं, हो सकता है वो पूछ ले कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। डन।
अच्छा, सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल ऑफर होने चाहिए। जैसे हमने कल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी जो है ना वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए, प्रॉपर लोकेशन पे होने चाहिए, अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन भी देनी चाहिए। ये सब क्या होता है? अनकंडीशनल कैसे होना चाहिए? अनकंडीशनल ये होना चाहिए कि मैंने हाफिज़ अमान को कहा क्या तुम मुझसे घड़ी खरीदोगे? हाफिज़ अमान ने कहा हाँ मैं घड़ी खरीदूंगा, ठीक है। अब जब परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो कहता है पहले बिरयानी खिलाओ फिर आऊँगा घड़ी लेने के लिए। तो ये क्या है? अनकंडीशनल। ये क्या है? कंडीशनल है, कंडीशनल है। तो हमारी क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइम आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसी टाइम पे, नहीं तो रीजनेबल टाइम पे। अच्छा, जैसे मैंने इसको कहा कि तुम एक काम करना, मुझसे ARTT में आके मेरी घड़ी ले जाना। लेट से 7 तारीख को आना, ARTT में मुझसे आके मेरी घड़ी ले जाना। अब इसने क्या किया? इसने देखा भाई आज 6 तारीख है, 6 की रात को 3 बजे आ गया, यानी कि 7 तारीख लग गई। आके 3 बजे खड़ा हो गया बाहर, भाईजान घड़ी भेज दे ज़रा मुझे आके। मैंने कहा क्यों भाई आप कहाँ हो? आपने कहा था 7 तारीख को ARTT में आना, देखो 12 बजे के बाद 7 तारीख लग गई है और रात के 3 बजे मैं आ चुका हूँ। अब मैं तो सो रहा हूँ घर पे, मैं बोलूँगा चल भाई भाग यहाँ से, तो क्या ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है? नहीं, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे नहीं है। अच्छा, प्रॉपर टाइम क्या होता है? ये बिजनेस टू बिजनेस एंड केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैं हाफिज़ अमान से कॉन्ट्रैक्ट करूं और मैं यूं कहूं कि भाई हाफिज़ साहब आप मुझे गेमिंग पीसीस पहुंचा दें मेरे गेमिंग जोन पे। अब गेमिंग जोन तो रात देर तक भी खुला रहता है, हो सकता है रात 12-1 बजे भी डिलीवरी मुझे दे दे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस आवर्स तो कोई 24 घंटे के करीब होते हैं, या चलो 24 में से 20 घंटे मेरा गेमिंग जोन खुला होता है, तो उस रात के उस टाइम भी मैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस एंड केस टू केस। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस कौन कौन दे सकता है, तो वो लिखा वहाँ पे होगा कि एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस दे सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हाफिज़ अमान ने मुझे कहा हुदैत भाई 20 चेयर्स पहुँचा दे मुझे, मेरे पास स्टॉक आउट हो गया। समीउल्लाह को कॉल किया, समी तेरे पास चेयर्स पड़ी हैं, हाफिज़ को बचा दे, तो समी से मैंने परफॉर्मेंस दिलवा दी। बात समझ आ रही है? चलो, प्रॉपर लोकेशन। लोकेशन क्या होनी चाहिए? लोकेशन मस्ट बी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आइडियली तो मेंशन होनी चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो फिर कोई रीजनेबल लोकेशन होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट। कहते हैं जो बंदा परफॉर्म करने आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, आपको उसकी सेहत और हालत देख के लगना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसकी कंडीशंस देख के आपको लगना चाहिए। जैसे मैंने पेंटर को बुलाया, हाँ भाई उस्ताद पेंट कर दोगे मेरे घर का? हाँ पेंट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ऑनलाइन, उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया और साइन वाइन करके सब कुछ हो गया। जब वो पेंटर आया तो वो व्हील चेयर पर आ रहा था, ठीक है, और 2 पेंटर्स का आ रहे थे बैसाखी पे। बोलता भाई ये क्या करेंगे? बोल रहे वो डंडा लगाएंगे इतना बड़ा, ऐसे उछल उछल के आराम आराम से ना वो डंडे से पेंट कर देंगे पूरा घर। बोला भाई ऐसे कैसे पेंट होगा? बोला नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब तो हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या वो परफॉर्म करने के काबिल भी हैं? नहीं, वो परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन कह रहे हैं जब आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दो तो सामने वाले को आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग द गुड्स इंस्पेक्टेड दे दो। उसका यह हक है कि जो उसने माल ऑर्डर किया है क्या वही आए। जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे ऑडिट वगैरह में जिसमें भी, कि जब भी माल आता है ना, माल जब ऑफलोड होता है तो फिर वो गुड्स और GDN जो है ना, वो डिलीवरी नोट, वो आपके परचेस ऑर्डर से मैच किया जाता है कि उनका जो डिलीवरी नोट है और हमारा जो परचेस ऑर्डर था, क्या इसकी चीज़ें मैच है, क्वांटिटी मैच है, आइटम्स मैच है या नहीं मैच है, ठीक है। तो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन दे देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी का होता है तो कोई वाला बोलता है यार मुझे पैसे दे दो, आप इंस्पेक्ट नहीं करो, अलाउ नहीं खोलना, ठीक है। ऐसे स्कैम्स वगैरह भी होता है। चलो जी, ये पढ़ाने की ज़रूरत है अब? नहीं, बढ़ जाऊँ मैं आगे? ऑनलाइन वाले ज़रा आप बताएं, इसको रीड तो नहीं करना आप? आगे चलें, चलें जी। कह रहे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब हाफिज़ अमान कहता है कि जनाब मैं आ रहा हूँ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देने के लिए, मुझे घड़ी दे दो, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार मैं नहीं आ रहा। अब इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब क्या होगा? प्रोमिजी रिफ्यूजेज द ऑफर, मैंने ऑफर रिफ्यूज़ कर दी। प्रोमिजर नाउ हाफिज़ अमान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, या ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिजर रिटेन राइट्स फॉर कंपनसेशन और कैंसिलेशन, ठीक है। अब ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, यानी कि इसको अगर दूसरी ज़बान में बोलूँ, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हाफिज़ साहब, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो,
ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिजर्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना एक सवाल कॉमन बड़ा आता है, उसका जवाब इसी स्लाइड में होता है। बहुत सारे लोग ना कॉमन सवाल करते हैं और ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है। क्या होता है सवाल? सवाल ये होता है कि सर अगर जो प्रॉमिस करने वाला बंदा है वो मर गया तो फिर क्या होगा? तो इसके जवाब में मैं यूँ कहता हूँ कि देखा जाएगा कि क्या मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कोई स्पेसिफिक नेचर की है या स्पेसिफिक नेचर की नहीं है, या कोई स्पेशल नेचर की है, स्पेशल नेचर की नहीं है। कैसे? अगर एक गवैया है, ठीक है, चाहत अली खान को आपने बुलाया कॉन्सर्ट में सिंग करने के लिए, गाने गाने के लिए, ठीक है, एंट्री आपने रखी फ्री, एग्जिट आपने रखा 5,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने उसको बुला लिया और पता चला कि वो मर गया, ठीक है, अगर वो मर गया तो अब उसके जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन परफॉर्म करेगा? कोई कर सकता है परफॉर्म? उसकी जैसी आवाज़ दुनिया में कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आप बोलोगे कि नहीं जो उसके लीगल आयर्स हैं, उसके जो बच्चे हैं वो आके परफॉर्म करेंगे? सलारी क्यों ऐसे कर सकते हैं? वो नहीं करते, वो बंदा से वही कर सकता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का है, जैसे दर्जी कपड़े सी रहा है, आप दर्जी की बीवी को थोड़ी बोलोगे भाई आप कपड़े सी के दो मुझे, ठीक है, बात समझ आ रही है? मोची मर गया तो मोची के बेटे को थोड़ी बोलोगे भाई मेरे जूते सी के दो। तो वो काम कॉन्ट्रैक्ट क्या था? स्पेशलाइज नेचर का था, तो वो डिजीज़ के लीगल आयर्स को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है जी। राजू टेलर का बेटा, बस कर दे यार, तू मेरे टेलर के पीछे पड़ गया है, ठीक है। अच्छा, और अगर वो स्पेशल नेचर का नहीं था, कोई गुड सप्लाई करने थे, कोई माल वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, तो वो क्या होगा? जब बिजनेस लीगल आयर्स को ट्रांसफ़र होगा तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देंगे। डन। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू फुलफिल द इंटायर प्रॉमिस। कहते हैं आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और बोला मेरा घर बना दो। अब घर बनाने से उसने क्या किया? इनकार कर दिया। स्टार्ट करने के बाद उसने बोला नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। अब जो बंदा है, जो मालिक मकान है, उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो कॉन्ट्रैक्ट को ऑल टुगेदर कैंसिल कर दे, ठीक है, और नए कॉन्ट्रैक्ट को हायर कर ले। तो वो यही कह रहा है अगर पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया और इज़ अनेबल टू फुलफिल द इंटायर प्रॉमिस, तो फिर क्या होगा? प्रॉमिसी हैज़ अ राइट, यानी कि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी। और प्रॉमिसी क्या कर सकता है? क्या चीज़? डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए इसकी अगली बार डैमेजेस वाले चैप्टर में पढ़ा जाती है जी। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी, यहाँ से सवाल किया भाई ने। तो वो कह रहा है यार कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितने अमाउंट तक के लायबल होंगे? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे टू द एक्सटेंड ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज़, ठीक है, यानी कि डिजीज़ की जो विरासत में हिस्सा मिला है उस तक लायबल होंगे बस, ठीक है। अगर उसने ब्रीच कर दिया, अगर वो नहीं मान रहा, ठीक है, अगर वो नहीं मान रहा यार कि मैं परफॉर्म ही नहीं करूँगा, तो अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, उससे कैंसिल ही कर दिया ऑल टुगेदर, ठीक है। तो अब क्या करोगे? आप एक नए बंदे को हायर करोगे और उससे आप कंपनसेशन क्लेम कर लोगे। डन। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्टर को मैंने हायर किया, वो थोड़ा सा महंगे में आया, तो मैं क्या करूँगा? पैसे लूँगा। अच्छा, इफेक्ट एक्सेप्शन, इफ़ प्रोमिसी शोज विलिंगनेस टू कंटिन्यू, अगर वो मान जाए कि नहीं यार चलो ठीक है मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो बस ठीक है फिर कंटिन्यू कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। डन है, इजी सीन है इंशाल्लाह। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यार ये तो आप अकाउंटेंट हजरात हो, मुझसे बेहतर अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई सीखी हुई है, तो ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, देखो हो सकता है कि एक जो सप्लायर है ना, ये ठीक है, ये लेट से एक सप्लायर है, ठीक है, और ये एक कस्टमर है। क्या इनके दरमियान से बिज़नेस में एक ही ट्रांजैक्शन होगी? नहीं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, और मल्टीपल ट्रांजैक्शन की मल्टीपल अमाउंट्स हो सकती हैं, और वो मल्टीपल अमाउंट्स को कई दिनों में जाके सेटल हुई होंगी, कोई 50 दिन में, 40 दिन में, 30 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, ठीक है, अलग अलग टाइम होता है। कुछ अमाउंट्स ऐसी भी होती हैं जिस पर डिस्प्यूट चल रहा हो, तो बहुत सारी इनवॉइसेस के अगेंस्ट बहुत सारी पेमेंट्स हो रही होती हैं। ऐसा ही है, बहुत सारी इनवॉइसेस के अगेंस्ट बहुत सारी पेमेंट्स हो रही होती हैं। अब सप्लायर ने कस्टमर को माल बेचा और कस्टमर ने पेमेंट करनी है, कस्टमर के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है, कस्टमर ने पेमेंट करनी है। तो अब ये जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ यही सप्लायर के पर्सपेक्टिव से, कि सप्लायर को कस्टमर ने पैसे भेज दिए। अब सप्लायर को कैसे मालूम चलेगा कि ये पेमेंट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है? उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, सप्लायर खुद बता दे कि यार ये वाली जो पेमेंट है ना फला ये उस डेट के अगेंस्ट है, ये इनवॉइस नंबर 256 के अगेंस्ट है। अब मिसाल के तौर पे ये अलग अलग इनवॉइसेस है ना, ये इनवॉइस नंबर 256 है, ये 401 है, ये 509 है, ये 312 है, ये 1405 है, ठीक है, और ये लेट से ये 336 है, ये 815 है,
ये अलग अलग इन्वॉइसेस के अगेंस्ट मेरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं। अब केस नंबर 1 में क्या हुआ, वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, ठीक है। उसने बता दिया कि यार ये जो मैंने अभी, चलो एक काम करते हैं, इसकी अमाउंट लिख लेते हैं ताकि इसी लाइंस के अंदर ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ये हम बना लेते हैं 3 लाख रुपए की अमाउंट है, ठीक है। ये 2 लाख रुपए की अमाउंट है, ये लाख रुपए की अमाउंट है, ये 50,000 की अमाउंट है, ये 30,000 की अमाउंट है, ये 20,000 की अमाउंट है और ये 10,000 की अमाउंट है, ठीक है। ये अलग अलग इन्वॉइसेस की मेरी अलग अलग अमाउंट्स हैं। अच्छा, वो कहते हैं वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। उसने बता दिया भाई कि ये वाली जो पेमेंट है ना, ये उस डेट के अगेंस्ट है जो इन्वॉइस नंबर 256 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास लेट से मिसाल के तौर पे इसने मुझे फ़र्स्ट पेमेंट कर दी इसने मुझे लेट से 50,000 की, और इसने बता दिया इट परटेन्स टू इनवॉइस नंबर 256। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है, अब मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि चूंकि उसने मुझे बता दिया है तो अब इसमें से मैं माइनस 50,000 कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। अगर उसने मुझे, अब मिसाल के तौर पे केस नंबर 2 में इसको हम कर देते हैं ए, इसको हम कर देते हैं बी। केस नंबर 2 में उसने मुझे पेमेंट कर दी कोई लाख रुपए की, ठीक है, लाख रुपए की पेमेंट कर दी। एंड वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस सप्लायर को ये राइट देता है कि ये किसी भी लॉफुल डेट पे इसको अपोर्शन कर सकता है, बट नॉट टू एन अनडिस्प्यूटेड डेट, ठीक है। जिस डेट पे डिस्प्यूट चल रहा हो, जिस डेट पे फड्डा चल रहा हो, जिस इनवॉइस पे मसला चल रहा हो, उसके अलावा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास इस इनवॉइस पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ये इस 2 लाख वाली इनवॉइस पे क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ये डिस्प्यूटेड इनवॉइस 2 लाख रुपए वाली। तो अब अगर क्या मुझे बताओ कि इसने मुझे लाख रुपए भेज दिए हैं, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस 1 लाख कर सकता हूँ? बोलो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड डेट है, ठीक है जी। अच्छा, ओके, कह रहे हैं नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, ना उसने की ना मैंने सोचा, तो अब जहाँ मेरा दिल करेगा वो मैं कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगेन डिस्प्यूटेड पे नहीं कर सकता। अच्छा, फिर वो कहता है कि वेयर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर ड्यू, अगर सूद और असल दोनों ड्यू हैं। होता है ना, जैसे आप बैंक से अगर अल्लाह ना करे कभी खुदा ना खासा क्रेडिट कार्ड लो, अल्लाह ना करे लो वैसे, क्योंकि सूद है अल्लाह और उसके रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए सूद से। तो बहरहाल अगर किसी ने सूदी बैंक से लोन लिया हुआ है और क्या लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, तो आपको पता है कि लेट से आपने 40,000 रुपये की शॉपिंग कर ली और 45 दिन गुजर गए, आप पे नहीं कर पाए, तो इस पर क्या हो गया, सूद चार्ज हो गया 1 + 2% का, ठीक है। 2% इस पर क्या लग गया, सूद लग गया। चलो मुझे बता दो कितना हो गया, 800, 40,800, हाँ ऐसा पक्का? चलो 3 तो मुझे भी आती है, 40,800 लग गया। अच्छा, अब मुझे ज़रा इसमें से ये बताओगे कि इसमें से प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है? चलो 40,000 क्या है, इसमें प्रिंसिपल है और 800 क्या है, इंटरेस्ट है। अच्छा, अब लेट से उसने पेमेंट कर दी 1,000 रुपये की, ठीक है, उसने पेमेंट कर दी 1,000 रुपये की। अब क्या मैं 1,000 का 1,000 यहाँ से निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग। तो व्हाट आई हैव टू डू, इसके मुझे 800 पहले यहाँ से निकालने हैं, ठीक है, और 200 यहाँ से निकालने हैं, दिस विल बी द राइट ट्रीटमेंट। तो ये बन जाएगा मेरा 39,800, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0। डन, बात समझ आती है, क्लियर है, किसी को कोई मसला यहाँ तक, कोई परेशानी? पॉइंट बी, अभी पॉइंट बी की स्लाइड पे आया था ना, तो कर लेता है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू देके समझा दिया है ताकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ, जो वहाँ समझाना था वो यहाँ समझा दिया। चलो, वेयर डेट वुड बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, तो बस फिर आप उसी डेट को डिस्चार्ज कर लोगे। केस नंबर 2, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, डेटर ओमिट्स इंडिकेशन ऑफ पेमेंट पर्पस, तो क्रेडिटर्स को किसी भी लॉफुल डेट पे अप्लाई कर सकता है लेकिन डिस्प्यूटेड डेट पे अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, फिर कहता है कि नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, किसी ने अप्रोप्रिएशन नहीं की, तो पेमेंट्स टू ऑफ डेट आर टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ टाइम कैसे? अच्छा देखो, मिसाल के तौर पे ये मैं समझता हूँ कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम ही है, ठीक है। ये जनवरी की ट्रांजैक्शन है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, ठीक है। ये क्या है भाई, इन ऑर्डर ऑफ टाइम है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि
पेमेंट्स अगर किसी ने अप्रोप्रिएशन करने को नहीं कहा तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 इन ऑर्डर ऑफ टाइम देखनी है। जो सबसे पहले आई होगी उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करूँगा। तो कह रहे कि पहले जो फर्स्ट डेट आ रहे होंगे उसको एक्सटिंग्विश करूँगा और फिर सब्सिक्वेंट डेट की तरफ मुड़ जाऊँगा। अच्छा, ये बात तो मुझे समझ आ गई कि पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लेट से मिसाल के तौर पे पार्ट बी में आ जाओ, ₹1,00,000 की इनवॉइस मिली है, ठीक है, पार्ट बी है पार्ट सी है, पार्ट सी है, पार्ट सी में आ जाओ, मुझे ₹50,000 की पेमेंट रिसीव हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनवॉइस नंबर 2 से सेटल कर लूँ उसको? नहीं, क्यों, डिस्प्यूटेड डेट है। अच्छा, अब उसूलन क्या करना चाहिए, इनवॉइस नंबर 3 को एक्सटिंग्विश करना चाहिए। पहले यहाँ से मैं क्या करूँगा, 50,000 माइनस करूँगा, ठीक है, और फिर अगले पे जाऊँगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। वो कहता है कि अगर तो अमाउंट्स अलग अलग हैं तो क्या करो, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। व्हाट इफ अमाउंट्स एक सी होती तो फिर क्या होता? हाँ जी, फिर क्या करते हैं, आओ देखें, आओ देखते हैं, इससे पूछते हैं क्या बोलता है शहजादा। शहजादा कहता है कि अगर किसी ने अप्रोप्रिएशन नहीं की तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम करना है। कह रहे हैं इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल आउटस्टैंडिंग पेमेंट आर टू बी अप्लाइड प्रोपोर्शनेटली। कह रहे हैं अगर डेट्स की अमाउंट क्या है, सेम है, इक्वल है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो जी, हाँ जी, हाँ, दोबारा बोलो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 इनवॉइसेस हैं। 5 इनवॉइसेस हैं, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है 1,00,000 की है, लाख, और नीचे की 3 जो है 50,000। 50 50 50। इसकी डेट्स क्या है, 40,000 डेट्स क्या है? डेट सही रख लें, 1 2 3 4 5। अच्छा, डेट अलग अलग है। अच्छा, फिर आप बताएंगे इसका प्रोपोर्शनेट अप्लाई होगा या नहीं? 1,00,000 हमने पे कर दिया, उसने पे कर दिया। अच्छा, उसने पहली पेमेंट कर दी किसकी, 1,00,000 1,00,000 की। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम पे जाऊँगा ना, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनेट थोड़ी होगा। मैं 1,00,000 उठाऊँगा, 1,00,000 को 1,00,000 से नेट कर दूँगा, उसके बाद 50,000, ठीक है। अब अगली पेमेंट का इंतजार करूँगा, वो भी आ गया, तो कितनी आई, वो आई 50,000। 50,000, तो 50 उड़ गया, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे? नहीं करूँगा, क्यों? इक्वल वैल्यू थोड़ी है। अगर 50 अच्छा, सॉरी, एक सेकंड, 350 की आ रही हैं। अच्छा, अब कितनी आई, 50,000 की आई। तो वो कह रहा है कि देखो इन ऑर्डर ऑफ टाइम चलूँगा ना पहले, तो ये दूसरी डेट की है, ये तीसरी डेट की है, चौथी डेट की है। अगर मेरी ये भी 2 की होती, ये भी 2 की होती और ये भी 2 की होती, ठीक है, और मुझे मिलते 50,000 रुपये, तो इस 50,000 को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देता। बात समझ आ रही है? हाँ, पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम को। डन, चलो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो गया, डन। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। सर टाइप 2 3 में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल बता दिया। अच्छा जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगली स्लाइड पे आ जाऊँ। चलो जी, अगली स्लाइड मुझसे बातें करती है किस चीज़ की, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, कह रहे हैं भाई डिस्चार्ज जब हो जाता है जब परफॉर्मेंस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस और टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, या हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। कह रहे हैं जनाब कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस से, नंबर 2 अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया। क्या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ लिया हमने? ये म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है? कह रहे जनाब दोनों की बाहिमी रजामंदी से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अभी जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, ये ICAP की किताब में आपकी सिर्फ शायद पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से मैंने हेडिंग बना के लिखी हुई है ना, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, डिस्कशन, रिमिशन, वेवर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इससे पहले जो किताब हुआ करती थी ना, उसमें बड़े अच्छे तरीके से लिखा होता था ICAP की। इस बार नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने उसको वैसे ही चलाया हेडिंग में, ताकि आपको 500 चीज़ों का फर्क समझ आ गया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट में किस किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने पढ़ लिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी आ जाएगा इसके आगे। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे रुक जा शहजादे, नहीं भाई तू भाग जा पहले। अब कह रहे ढूंढो मुझे, मैं कहाँ हूँ, आ गया। ओके, प्रोमिस, नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ल, ये पढ़ लिया हमने।
नहीं पढ़ा। कह रहा है अगर प्रोमिजी प्रोवाइड ना करे रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस तो फिर क्या है, प्रोमिजर डिस्चार्ज होता रहता है अपने कॉन्ट्रैक्ट से। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हाफिज़ अमान ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस लेने की कोशिश की और मैंने बोला यार मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। इसकी एक और मिसाल जनाब, मैंने कांटेक्ट किया किसको, मैंने कांटेक्ट किया एमएसए एनर्जीज़ को, ठीक है। मैंने कांटेक्ट किया किसको, एमएसए एनर्जीज़ को, और मैंने कहा भाई एमएसए एनर्जीज़ आकर मेरा सोलर लगा दो। क्या कर दो बोलो, सोलर लगा दो, मेरे घर पे सोलर की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, उसने पूछा भाई आपकी लोकेशन क्या है, मैंने बोला गुलशन इकबाल। उसने बोला अच्छा आपका अपना घर है, मैंने बोला हाँ मेरा अपना घर है। कह रहा छत है, बोला हाँ छत है, बहुत बड़ी छत है, आप आके देखो। तो कहते चलो ठीक है आके देख लेते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इनको बोला और उन्होंने मेरी साइड लोकेशन ली, सब कुछ साइट विजिट वगैरह करने के लिए टीम तैयार कर दी, तो इनकी मेरे पास आई कॉल कि यार हम आपकी साइट विजिट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आप घर पे अवेलेबल रहिए। मैंने बोला यार छत पे ना मैंने आज बारबेक्यू करना है रात को, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं तो फिर छत ना नहीं खोल सकता। अब मेरा इरादा डीप इनसाइड क्या है, बदल चुका है, लेकिन मैं उसको टोपी ड्रामे कराया जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार नहीं छत नहीं है, छत चली गई घर से, ठीक है, गायब हो गई, ठीक है, या छत के ऊपर काम चल रहा है, या छत ख़राब हो गई है, अब हमारा सोलर नहीं लग नहीं सकता, ठीक है। मैं उसको मना करे जा रहा हूँ। तो अगर मैं उसको ऐसी ड्रामेबाजी करूँ या उसको परफॉर्मेंस देने से मना करूँ तो फिर ये क्या है कि प्रोमिसी का निगलेक्ट क्या, रिफ्यूज़ल है। तो यहाँ पे जो एमएसए एनर्जीज़ है, प्रोमिसर है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। अच्छा, किसी को अगर सोलर लगवाना हो ना तो एमएसए एनर्जीज़ को रब्ता कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में सोलर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका नंबर है 0300-826-0781, ठीक है। ये आपको तसल्ली बख्श काम करके देंगे। आपने इनको कांटेक्ट करना और आपने कहना है कि यार मैं हदीद भाई के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको तसल्ली बख्श सोलर लगा के दे दिया जाएगा। डन है, चलो। सर प्रॉफिट तो नहीं ना आपका? नहीं मेरा प्रॉफिट नहीं है इसमें। आपका नाम ले सर हदीद कौन है, हदीद मैं हूँ। अगर जेनुइन रीज़न की वजह से मना करें, जेनुइन रीज़न की मिसाल दो एवन। वैसे मेरा नाम ना हदीद रखा गया था, लेकिन वो गलत बन के हुदैत बन गया मैं, तो अब वही चल रहा है मार्केट में। CNSE में कौन सा है, हुदैत है यार। स्टेज लाइन दोनों दिखे। ओके, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन और वेवर। आओ पढ़ते हैं। डिस्चार्ज बाय नोवेशन कह रहे हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। मैंने बहरिया टाउन में 2 घर लिए, ठीक है, एक आमने एक सामने, ठीक है। एक था ईस्ट ओपन, एक था वेस्ट ओपन, आमने सामने। हाँ, एक था ईस्ट ओपन एक था वेस्ट ओपन। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉल की, इसका नाम था टिचकुले एंड टुचकुले। मैंने टिचकुले साहब को कॉल की, यार मेरा ईस्ट ओपन वाले घर पे ना एक काम करो, ग्राउंड +3 बना दो। इसने कहा ठीक है सर, ये इतना लगेगा, मजदूरी इतनी आएगी, माल इतना डलेगा, पेंट आएगा, लेबर लगेगी, सब कुछ होगा और 3 महीने में आपका घर बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हुआ ये कि मेरा ना मूड बदल गया। मैंने कहा ईस्ट ओपन छोड़ो यार, एक काम करो वेस्ट ओपन बना दो, और एक काम करो इसको भी ग्राउंड +3 कर दो। तो मैंने जो ईस्ट ओपन वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेरा जो वेस्ट ओपन वाला घर था उसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, इससे कर लिया। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। पार्टीज टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो चेंज हो सकता है, पार्टीज टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज हो, होता है ना भी हो, ठीक है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कराया, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा नया कर लिया। अच्छा, या हो सकता है मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्टर पसंद नहीं हो, ठीक है, मैंने इस वाले कॉन्ट्रैक्टर से कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट किसी और से कर लिया। अच्छा, ऑल्सो कह रहा है नोवेशन में परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। एक दफ़ा अगर मैंने नोवेशन कर ली तो फिर मैं इससे परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड नहीं कर सकता। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल पढ़ लें। आ जाओ, डिस्चार्ज बाय ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन क्या है, कह रहे हैं मटीरियल चेंज कर देना इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चेंज मेड विद म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द पार्टीज। पार्टीज़ की बाहिमी मुशावरत से क्या हो जाता है भाई, बोलो, ऑल्ट्रेशन हो जाती है, मटीरियल ऑल्ट्रेशन हो जाती है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सेम ही रहती हैं। अच्छा, पढ़ लो एग्जाम्पल। टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि हम 2 साल को रेंटल पीरियड एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स। डन, बढ़ जाए हम आगे।
अच्छा ना, एक ऑडियंस कम भी हो गई है उससे। चली तो नहीं गई यहाँ पे? चली तो नहीं गई यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, ओके। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कह रहे हैं बोथ पार्टीज अग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, नो सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है ये ऑल टुगेदर मिले कैंसिल कर दें कि यार बस सही है, मेरी बात नहीं बन रही, तेरी बात नहीं बन रही, बाहिमी मुशावरा से कैंसिल कर देते हैं, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। ठीक है, डिस्चार्ज बाय रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर कंसिडरेशन इंस्टीड ऑफ दी ओरिजिनल प्रॉमिस। हो सकता है कि इसने इसको देने हो कोई 10 लाख रुपए, और ये बोले यार 10 लाख नहीं यार, एक काम करो 9,75,000 रुपये में डील लॉक कर लो, तो ये क्या है? रेमिशन। या फिर वो बोले यार तुमने ना मुझे 45 दिन में पेमेंट कर दी, चलो यार 60 दिन ले ले, बस 60 दिन के अंदर कर लेना, ये भी क्या है? रेमिशन। डिस्चार्ज बाय वेवर। पर्सन सरेंडर द लीगल राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन सरेंडर द लीगल राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर पार्टीज इज रिलीज फ्रॉम दी ऑब्लिगेशन। एक बंदा ऑल टुगेदर अपना राइट छोड़ दे, पढ़ लो एग्जाम्पल। डन है, बढ़ जाऊँ आगे। इम्पॉसिबल एक्ट्स कहता है कि एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड। ठीक है, इम्पॉसिबल एक्ट का मतलब पता है ना। अब वो बोल रहे हैं देखो ये इस गोल के अंदर ना चकोर डाल के दिखाओ, कभी डल सकता है? ये कभी भी डलता है, इम्पॉसिबल एक्ट है। तो बोल रहा भाई इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो होती है जो स्टार्ट से ही अज़ल से ही वॉइड होती है, यानी कि इनिशियल स्टार्ट से ही अज़ल से ही क्या होती है? इम्पॉसिबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? बोलो भाई वॉइड एब इनिशियो होती है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? कि एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो क्या हो गया? बोलो वॉइड हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। चलो, इनिशियल हो गया, सुपरवीनिंग की ना पढ़ लो क्या लिखा है। बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द रीजंस बियॉन्ड प्रोमिसर्स कंट्रोल। अच्छा जी, तो इससे क्या हो जाता है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट बोलो ना वॉइड हो जाता है। क्लियर है? पढ़ लो एग्जाम्पल। जो लॉ में चेंजेस आती है उसकी वजह से हो सकता है। डन है। सर प्रोमिसर कंट्रोल से क्या बना है? सर जो बात की ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड प्रोमिसर्स कंट्रोल। हाँ जी, वो कह रहे हैं ड्यू टू द रीजन बियॉन्ड द प्रोमिसर कंट्रोल। प्रोमिसर के कंट्रोल से बाहर हो गया ना। इससे मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 भरी हुई चर्च ला के दूंगा, लेकिन हुआ कि सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने चर्च की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी कर दी, तो इससे कंट्रोल से बाहर है। अब बात समझ आ रही है? चलो, कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि प्रोमिसर ने प्रोमिसरी से एक वादा किया कि मैं आपको नारायण कागान ट्रिप पे लेके जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको पता था बीइंग अ टूर ऑपरेटर के नारायण कागान के ऊपर ना पुलिस ने नाका लगा दिया, ठीक है, और नाका लगा के वो बंद कर दिया क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ गिरने वाली है जिससे टूरिस्ट शायद जहाँ भाग भी हो सकते हैं। ये बात इसके इल्म में थी, लेकिन मैं तो मासूम टूरिस्ट था, मुझे पता ही नहीं थी। तो अगर मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि नाका लगा हुआ है और मुझे जो है ना इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, तो फिर ही वुड कंपनसेट मी फॉर दिस। डन। सर आपकी बुक में एक चीज़ आ रही है एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड, उसका क्या करना है? बेसिकली मैं दिखा भी दूंगा तुम लोगों को। वो आ रहा है एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। उसमें मैंने एक लिस्ट कुछ आईके पे किताब से उठाई है और कुछ मैंने जनरली खुद लिखी है कि ये वाले एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ये वाले नॉन एक्सेप्टेबल है। वो केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने एक दफ़ा रीड करना है, समझ के रीड कर लेना है कि वो आपको बोले कि यार ये सीन है, और एक बंदा बोले चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल है तो मैं परफॉर्म नहीं करूँगा। अब बोलेगा डिस्कस करो कि क्या है या क्या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी या वो टॉपिटा में कराया था। ठीक है जी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में डैमेजेस क्लेम कर सकती है एग्रीव पार्टी। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही ना। अगर एक चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो फिर वो कैसे ब्रीच क्लेम करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, ये बताओ ना। हाँ, चैप्टर नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो डन है। ओके, पढ़ा दिए बेटा। अभी क्या पढ़ा है? उर्दू ज़बान में क्या बोला है मैंने? बायर्न म्यूनिख। चलो जी, चैप्टर नंबर 7 का 6 का इख्तिताम यहीं तक होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।